हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर लोक प्रशासन के अंतर्गत हेनरी फ्योल प्रशासनिक चिंतक के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक चिंतक की इस कड़ी में हेनरी फ्योल एक शास्त्रीय विचारधारक रहे हैं, जो कि गुलिक और उर्विक के साथ यहाँ पर इनको शास्त्रीय विचारधारा को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, इनकी क्या प्रमुख विशेषता रही है, इन्होंने जो प्रशासनिक सिद्धांत दिए वह किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हेनरी फ्योल कि एक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना सबसे ज़रूरी है। तो 1841 में फ्रांस में इनका हेनरी फ्योल का जन्म होता है। जन्म होने के पश्चात इनकी अध्ययनरत इन्होंने खदान इंजीनियरिंग में स्नातक करते हैं। 1860 तक ये एक माइनिंग कंपनी में इंजीनियरिंग के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर जो इन्होंने प्रबंधन के अपने सिद्धांत दिए, उन प्रबंधकीय सिद्धांतों में औद्योगिक गतिविधियाँ, वाणिज्यिक व्यापार इत्यादि चीज़ को लेकर वहाँ पर उन्होंने अपने सिद्धांतों को विकसित किया है। 28 वर्षों पश्चात तरक्की करते हुए प्रबंध निदेशक तथा 30 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया और 1925 में इनकी मृत्यु होती है। शास्त्रीय विचारधारा तथा प्रबंधकीय प्रक्रिया शाखा के संस्थापक के रूप में भी हम इन्हें देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, शास्त्रीय विचारधारा में उर्विक, गुलिक और हेनरी फ्योल तीन प्रमुख प्रशासनिक चिंतक हैं। सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंधन नामक इन्होंने अपनी पुस्तक में कई अलग अलग चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की है। इन्होंने अपनी शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत निर्वैयक्तिकता, विशेषज्ञता, दक्षता और पद सोपान जैसी चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। हेनरी फ्योल खनन इंजीनियरिंग, भूगर्भशास्त्र जैसी कई प्रकार की यहाँ पर 10 अलग अलग पुस्तकों को भी इन्होंने अध्ययन किया। फ्योल के विचारों को समझने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इनकी जो विचारधारा रही है, यह मुख्यतः औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों की गतिविधियों तक सीमित नहीं रही हैं। इन्होंने फ्योल ने प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा था कि एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निश्चित लक्ष्य को पाया जा सकता है। प्रशासन के संदर्भ में इनका जो दायरा है वो लोक व निजी तथा घरेलू समान रूप से हर जगह पर व्याप्त है। साथ ही प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में इन्होंने अपने कुछ संस्थानों के संदर्भ में गतिविधियों की भी महत्वपूर्ण चर्चा की है। प्रशासन को व्यापक बनाते हुए हेनरी फ्योल कहते हैं कि औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के संस्थानों के संदर्भ में यहाँ पर एक प्रशासनिक प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। संस्थानों की गतिविधियों के संदर्भ में भी इन्होंने कई अलग अलग गतिविधियों को संदर्भित किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, संस्थानों की जो गतिविधियाँ रही हैं, इन्होंने मुख्यतः इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है तकनीकी गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत उत्पादन, निर्माण तथा परिस्थितियों की अनुकूलता स्थापित करना है। इससे वे लक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, जिसके माध्यम से क्रय विक्रय और विनिमय को शामिल किया गया है। वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी संस्थान के द्वारा पूंजी जुटाना, पूंजी के अधिकतम उपयोग करना, सफलता के केंद्र के रूप में उसे सही बताएं। साथ ही यहाँ पर एक सही प्रबंधन भी किया जाना वो महत्वपूर्ण मानते हैं। जब भी किसी संस्थान में ये गतिविधियां विकसित होती हैं तो उसके साथ साथ सुरक्षा गतिविधियों का भी होना जरूरी है। सुरक्षा गतिविधियों के संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि यह न सिर्फ लोगों के बारे में बल्कि उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण गतिविधियों के रूप में सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त लेखा गतिविधियां, किसी भी उद्योग के संदर्भित संस्थान के बारे में सही हिसाब किताब होना, बैलेंस शीट को वहाँ पर, साथ ही आंकड़े इकट्ठे करने संबंधी क्रियाओं को वहाँ पर लगातार संचालित किया जाना चाहिए। प्रबंधकीय गतिविधियों की अगर हम बात करें तो फ्योल प्रबंधन को एक प्रकार से गतिविधियों का संचालन मानते हैं। उन्होंने 5 ऐसे तत्व बताए जिनके आधार पर किसी भी संगठन की समस्त प्रबंधकीय गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रबंधन के कुछ मूल तत्वों को भी व्याख्या किया है, जिसके अंतर्गत योजना, संगठन, आदेश, संयोजन और नियंत्रण को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए समझते हैं इन्होंने प्रबंधन के जो मूल तत्वों की चर्चा की है वो क्या है। यहाँ पर प्रबंधन के इन मूल तत्वों को उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर POOCC अर्थात पीक अर्थात प्लानिंग अर्थात योजना। योजना बनाना का अर्थ होगा कि भविष्य का पूर्वानुमान करना। उनका मानना है कि प्रशासन की योग्यता और कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि योजना को किस ढंग से तैयार किया गया है। अपने कथन वो ये भी कहते हैं कि अच्छी योजना बनाने में अनुभव एक प्रकार से संपदा का काम करती है। इसके अतिरिक्त एकता, निरंतरता, लचीलापन और अस्पष्टता अच्छी योजना निर्माण के मुख्य गुण हैं। ऑर्गेनाइजेशन ओ अर्थात संगठित करना, इसके अंतर्गत लोक प्रशासन के कार्यों को शुरू करने के लिए संगठन आवश्यक है। फ्योल संगठन के 2 भाग मानते हैं, एक भौतिक संगठन, दूसरा मानवीय संगठन। भौतिक संगठन के अंतर्गत जहां वे कच्चा माल, पूंजी, मशीनरी जैसी चीजों को रखते हैं, वहीं मानवीय संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों, प्रबंधकों और प्रशासकों को यहाँ पर वो जगह देते हैं। फ्योल ने संगठन के अंतर्गत
एक अच्छी योजना के संदर्भ में उसे लागू करना, उसे बनाना, भौतिक एवं मानवीय संगठनों के उपयोग के लक्ष्यों को अनुरूप बनाना, कुशल एवं त्वरित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना, कर्मचारियों की दक्षतापूर्ण भर्ती, कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और कर्मचारियों को प्रेरित तथा पुरस्कृत करने जैसी चीजों को भी वो इसमें सम्मिलित करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ वो आदेश अर्थात ऑर्डरिंग को भी महत्व देते हैं। उनका कहना है कि आदेश देने का अर्थ कर्मचारियों के कार्यों की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत योजना के अनुसार कार्य करवाने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश और आदेश दिए जाते हैं। उनका कहना है कि प्रबंधकों में आदेश देने संबंधित निम्नलिखित गुण होने चाहिए कि उन्हें अपने कामगारों के बारे में पूरी जानकारी हो, अच्छे कार्यों द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना हो, अयोग्य कर्मचारियों की छंटनी करना, संगठन और उसके कर्मचारियों के बीच सहमति बनाए रखना और प्रशासन के कार्यों का निरंतर लेखा परीक्षण जैसी चीजों को वो आदेश के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है सी अर्थात कोऑर्डिनेटिंग, मतलब समन्वय करना। समन्वय करने को कहते हैं कि फ्यूल का कहना है कि समन्वय का अर्थ कार्य आसानी से हो, इसके लिए सभी गतिविधियों में तालमेल बैठाना। यह कर्मचारियों के कार्यों में परस्पर संबंध स्थापित करने, उन्हें एक ही श्रृंखला में पिरोने का कार्य करना है। साथ ही किसी प्रकार के संघर्षों को रोकना हो, यह भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। साथ ही एक कार्य विभाग दूसरे कार्य विभाग के साथ बेहतर सामंजस्य को भी स्थापित करे। सी अर्थात कंट्रोलिंग, नियंत्रण करने को भी वो महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अंतर्गत फ्यूल नियंत्रण शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं। उनका आशय है कि निगरानी, जांचना, परीक्षण, सुनवाई तथा जन प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। यहाँ भी फ्यूल सुझाव देते हैं कि प्रबंधकों में निम्न गुण होने चाहिए, जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक होना, मानसिक दृष्टि से लगातार सीखने की ललक होना, दायित्व को स्वीकारना, दृढ़ता, तत्परता, वह जिस काम को कर रहे हैं उस काम में दक्ष हों और अनुभव प्राप्त करने वाली चीज़ों को वो इसमें समाहित करते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के अपने सिद्धांतों को व्यावसायिक संदर्भ में स्कूल, कॉलेजों और संस्थानों में भी पढ़ाए जाने के सुझावों को वो इसमें सम्मिलित करते हैं। हेनरी फ्योल यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो आगे चलकर हेनरी फ्योल यहाँ पर 14 मूल सिद्धांतों का भी वो वर्णन करते हैं। ये प्रबंधकीय सिद्धांत को कई बार उनके 14 मूल सिद्धांतों के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके अंतर्गत कार्य विभाजन चाहे वो छोटा बड़ा हो, कर्मचारियों के विशेषज्ञता के अनुसार देने की बात करते हैं। अधिकार एवं दायित्वों के संदर्भ में कहते हैं कि अधिकार की कल्पना दायित्व के बिना नहीं की जा सकती है, अर्थात अधिकार दायित्व के अनुपात में होने चाहिए। अनुशासन के संदर्भ में कहते हैं कि सभी स्तरों पर अच्छे एवं संयोजित पर्यवेक्षण, संगठन और कर्मचारियों के बीच समझौता बहुत स्पष्ट होना और दंड की व्यवस्था विवेक के साथ लागू किए जाने की चीजों को अनुशासन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आदेश की एकता के संदर्भ में वो कहते हैं कि किसी भी काम के लिए कोई भी कर्मचारी केवल अपने से श्रेष्ठ से निर्देश ले, साथ ही एक कर्मचारी को आदेश देने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिए ताकि असुविधा और अनुशासन भंग की स्थिति न हो। निर्देश की एकता के अंतर्गत कहते हैं समान उद्देश्य वाली गतिविधियों के किसी भी संगठन का एक ही निर्देश होना चाहिए और उसकी ही एक योजना होनी चाहिए। आदेश की एकता और निर्देश की एकरूपता में फर्क है। इसका अंतर यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि आदेश की एकता का संबंध विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे कर्मचारियों को दिए जाने वाले निर्देश से है, जबकि निर्देश की एकरूपता का संबंध संगठन के संपूर्ण शरीर से होता है। इसके अतिरिक्त वो व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व देते हैं, जिससे अर्थात संगठन को वो ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर देते हैं। पारिश्रमिक के संदर्भ में वो कहते हैं कि पारिश्रमिक से तात्पर्य है कि जीवन की आवश्यकताओं, कर्मचारियों की संबद्धता, उद्योग की सामान्य स्थितियों, कर्मचारियों की योग्यता और अपनाई गई भुगतान की पद्धति इत्यादि पर वो इसे निर्भर कर मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो केंद्रीकरण के अंतर्गत फ्यूल का मानना है कि प्रबंधकों पर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और इसलिए जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुख्य दायित्व कुछ ही लोगों के पास होना चाहिए। श्रृंखलाबद्ध पद सोपानिक प्रक्रिया को यहाँ पर स्थापित करने की बात करते हैं, जिसके लिए गेंग प्लैंक की प्रक्रिया को वहाँ पर महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध श्रेणी के अनुसार चीज़ों को यदि अगर आवश्यकता हो तो व्यक्ति अपने से ऊपर वाले के बजाय किसी अन्य को भी यहाँ पर प्राथमिकता दे सकता है। इसके अतिरिक्त क्रम अर्थात नियोजन। फ्यूल दो प्रकार के क्रमों की बात करते हैं, एक भौतिक, दूसरा अनिवार्य क्रम। भौतिक क्रम का मतलब हर चीज़ का स्थान और हर स्थान की एक चीज़ का। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित स्थान हुआ करता है और हर स्थान के लिए एक निर्धारित वस्तु हुआ करती है। इसको समझने के लिए ड्राइंग रूम के कोने में जैसे किसी भी वस्तु को लगा दिया जाए या गैस सिलेंडर नहीं रखा जा सकता है। गैस सिलेंडर कहाँ होगा? वो आपकी रसोई में ही होगा। इसी तरीके से समानता को प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं कि आरंभ में मालिक और मजदूरों में विवाद काफ़ी बढ़ गए,
इससे उत्पादन बाधित होता है। इस काल में विचारकों ने के बीच सद्भाव की बात कही गई, जिसे हम टेलर के विचारों में मानसिक क्रांति के नाम से भी हमने वैसे पढ़ा। फ्यूल का भी कहना है कि मूलतः कार्मिक और मालिकों के आपसी संबंध जो होते हैं कृतज्ञता न्याय पर आधारित होते हैं, ताकि कर्मचारी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पालन कर सके। कार्यकाल को स्थिर होना चाहिए, अर्थात कि एक किसी कोई भी व्यक्ति बेहतर तरीके से कभी काम कर सकता है जब वो एक निश्चित कार्यकाल के दौरान रहे। 3 साल, 5 साल, 7 साल, कब तक उसे काम करना है, एक निश्चित कार्यकाल के समय उसे स्थापित किया जाना चाहिए। पहल से उनका तात्पर्य यह था कि किसी भी योजना की कल्पना करने और उसको सफलतापूर्वक लागू करना। और एकता की भावना के अंतर्गत फ्यूल का कहना है किसी संगठन की जो शक्ति है उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है कर्मचारियों के बीच की एकता का होना है। तो यहाँ पर इन सभी कार्यों के तहत यहाँ पर उन्होंने संगठन को बेहतर तरीके से अगर कार्य करना है तो उनके लिए यहाँ पर इन 14 मूल सिद्धांतों को हेनरी फ्यूल प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यह सिद्धांत अपने आप में कुछ विरोधाभासी भी हैं और कई जगहों पर अगर ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर चीज़ों में एक समानता की स्थितियाँ भी हैं, और इसी के आधार पर यहाँ पर इनके कुछ आलोचना के बिंदु भी बनते हैं। आलोचना के संदर्भ में यदि हम यहाँ पर देखें तो जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि प्रकार्यात्मक वर्गीकरण पर जोर संरचनात्मक पहलू को उपेक्षित करता है। कहने का मतलब है कि जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण मानते हैं और प्रबंधन की जो संरचनात्मक है पहलू अपेक्षा के ज़्यादा उपेक्षित रह जाता है। अगर पीटर ड्रकर भी उनके इस 14 मूल सिद्धांतों के संदर्भ में इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि उनके कई सिद्धांत ऐसे हैं जो एक दूसरे के से मेल खाते हैं और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं उलझ जाते हैं। दूसरा जो यहाँ पर विचार है कि प्रबंधकीय विचार में अनुभव और तार्किकता की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। औपचारिक संगठन के आधार पर सिद्धांत बनाए गए हैं लेकिन ये सिद्धांत अनौपचारिक संगठनों पर लागू नहीं होते हैं, जिसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये सीमित क्षेत्रता को ही अपनाते हैं। कर्मचारियों के आम व्यवहार नियत किए गए व्यवहारों से अलग होते हैं। कई बार हम जैसा सोचते हैं व्यक्ति वैसा नहीं होता है और हर व्यक्ति पर एक प्रकार के काम को लेकर अलग तरीके के व्यवहार उसके देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को यांत्रिक तथ्य की तरह इस्तेमाल करके उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक पहलुओं की भी यहाँ पर अनदेखी की गई। जिस तरीके से उन्होंने मनुष्य के लिए जिस तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो यहाँ पर उसे यांत्रिक मनुष्य के रूप में तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन उसकी अन्य प्रकार की भावनाओं को वहाँ पर वो उपेक्षा करते हैं और इस कारण भी यहाँ पर एक बड़ी आलोचना का इनको सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांतों का इन्होंने विकास नहीं किया है। जिस समय की बात ये करते हैं वो काफ़ी पुराना है और समय और परिस्थितियां बदलने के साथ क्या ये सिद्धांत प्रभावी रह पाएंगे इसको भी ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हेनरी फ्यूल अपने आप की दिए गए इनके विचार पूर्णतः यहाँ पर अच्छे नहीं हैं या स्पष्ट रह जाते हैं। यदि यहाँ पर हम अवलोकन करें तो हेनरी फ्यूल के कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर बेहतर है, जैसे कि प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 14 सिद्धांत सहायक हैं। इनमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि अच्छी हैं, जैसे आदेश की एकता का होना, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का होना, कार्य विभाजन होना, अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन जैसी चीज़ें यहाँ पर एक बेहतर है। साथ ही पारिश्रमिक को जिस तरीके से निर्धारित किया जाता है वो भी एक बेहतर परिकल्पना है। इसके अतिरिक्त फ्यूल के प्रकारात्मक संगठन छोटे व्यवसाय की संरचना जानने का सबसे उत्तम साधन के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। किसी भी छोटे संगठन में किस प्रकार के कार्य हों, वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए और उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दायित्व अधिकार के अनुपात में योजना को निर्धारित करना भी इनके सिद्धांतों के सबसे महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त फ्यूल के सिद्धांत व्यवसाय, उद्योग, राजनीति में प्रयोग होने वाले प्रबंधन के सार्वभौमिक सिद्धांत का भी निर्माण करते हैं। अर्थात दिए गए इनके सिद्धांत हर एक क्षेत्र में भी वहाँ पर प्रभावी होते हैं जहाँ पर संगठनात्मक व्यक्तित्व के या संगठनात्मक तौर पर कार्य करना हो। इस तरीके से यदि हम देखें तो हेनरी फ्यूल के दिए गए विचार और हेनरी फ्यूल शास्त्रीय विचारधारा को एक नए सिरे तक लेकर जाते हैं। अपने सिद्धांतों के माध्यम से औद्योगिक प्रबंधन को किस तरीके से संचालित करना है और किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है, किसमें जो क्लिष्टता रही उसे समाप्त करने को लेकर हेनरी फ्यूल का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के समय में आज के टॉपिक में इतना ही। हेनरी फ्यूल के बारे में हमने यहाँ पर इस वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रशासनिक चिंतक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।